नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है और आपको भी पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है कि आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे रैखिक घनत्व का पूछेगा तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो परिमाण होता है वो आवेश का रैखिक घनत्व होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो परिमाण होता है वो आवेश का यहाँ पे पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और प्रति एकांक आयतन में आवेश का जो परिमाण होता है वो आवेश का यहाँ पे आयतन घनत्व कहलाता है। तो तीनों को याद रख लो मेरे भाई। ये लेमडा जो है इसे रैखिक घनत्व बोलते हैं, ये सिग्मा जो है इसे पृष्ठ घनत्व कहते हैं और ये रो जो है इसे आयतन घनत्व कहते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। आयतन घनत्व का पूछा यहाँ पे ये पूछा गया है तो चार्ज का कूलम हो गया और वॉल्यूम जो है इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है। इसको ऊपर करके आप लिख सकते हो ऐसे करके। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी बात मेरे भाई आपको याद रख के चलना है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F जो है मेरे भाई ये किसके समानुपाती है। तो भैया कहोगे F जो है ना ये 1 बाई आर स्क्वायर के समानुपाती। अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F समानुपाती R इनवर्स 2। तो आप देख लो किस ऑप्शन में मिलता है। तो आप कहोगे भैया ये वाला ऑप्शन जो है ना हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी कि मेरे भाई एप्सिलॉन नोट का मान पूछा गया है। तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आप कहोगे भैया आपने पढ़ाया था कि Q बराबर Ne होता है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी पॉइंट में नहीं होता, 1 2 3 ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। 1 से गुना करोगे ये निकलेगा, 2 से करोगे तो ये भी निकलेगा, 4 से करोगे तो ये भी निकलेगा। लेकिन भैया इनमें से किसी से गुना करो तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि और हमें ये पॉइंट में कभी दे भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि इसका अस्तित्व संभव नहीं है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा और अगर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने देखा कि बहुत सारे साथी ऐसे क्लास को देख के चले जाते हैं, तो प्लीज एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, भूल जाते हो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपका डेली क्लास होता है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है। तो आप बता के चल रहे हो तल के लंबवत होती है। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव
भी के बीच क्या संबंध होता है, तो वो संबंध है E बराबर माइनस का dv अपॉन dx। 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा E बराबर माइनस dv अपॉन dx होता है, जिसमें कि dv अपॉन dx को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए देखिए यहां पे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस का कोस थीटा होता है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर का यहां पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा, तो वो धनात्मक और समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं कि बेंजीन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का आया था तो एक बार 80 हुआ था ना, अब बेंजीन का आप लोग बता के चलिएगा क्या हो जाएगा, तो बेंजीन का 2.3 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप हमें निर्वात का बता सकते हो, निर्वात का 1 होता है। वायु का कितना होता है, तो वायु का 1.00059 होता है। ये सब बात आपको याद रखना है। ओके चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे 11 नंबर सवाल आ चुका है। पूछा जा रहा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन सा, तो विभवांतर हो जाएगा। 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। और मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, अगर आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हो तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितना भी क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, उसमें से एग्जाम में आने की हमारी गारंटी होगी। और ज्यादा प्रश्न नहीं दिया जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना कि आप लोग पढ़ पाओगे अभी से। और वो मानो तो 3 महीने में वो नोट्स खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जरूर पढ़ लीजिएगा, वो गारंटी के साथ दिया जाएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है। तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर हमसे डायरेक्ट बात करके बोल सकते हो कि भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा उसी के साथ में। तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई। ओके आप कहीं से पढ़ रहे हो लेकिन ये नोट्स एक बार पढ़ के देख लेना, मजा आ जाएगा। देखो यहां पे क्या है, ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है, बताइएगा कि ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर और उष्मीय ऊर्जा पर। तो ए और बी दोनों पर ये निर्भर करता है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है, ऐसे नीचे भी नंबर दिया गया होगा, वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए बना हुआ है। देखो यहां पे क्या है कि शुष्क वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। ये परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर है। तो ये देख के मत इधर उधर हो जाना कि भैया ये क्या है। अब इसका मान याद रख लो, 3 गुना 10 पर पावर 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार कंफ्यूज हो गए थे बच्चा पार्टी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा था, तो 3.6 गुना 10 पर पावर यहाँ पे 6 जूल होता है। ये अलग है लेकिन इसका मान तो अलग है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा। ये सब याद रख सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे 14 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर यानी कि सदिश होता है। बिल्कुल करेक्ट है। जिसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जिसका कि मात्रक आपने पढ़ा होगा कूलम इंटू मीटर होता है, दूसरा मात्रक डेबाई होता है। ये सब आपको याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा प्रश्न क्या है, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता बहुत कम है तो आप कहोगे चालक, भैया बहुत अधिक होता है तो अचालक, अगर दोनों के बीच में रहता तो अर्धचालक। ये सब पढ़े हैं आप लोग मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न यहां पे देखो आसान है, लेकिन आपको बताना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम का सीधा संबंध आवेश संरक्षण से है। बिल्कुल सही बात है। जबकि दूसरा नियम का संबंध जो है ना वो ऊर्जा संरक्षण से है। दोनों को याद रख लो। देखो यहां पे दोनों क्लियर हो गया। पहला नियम का संबंध आवेश संरक्षण से है और दूसरा नियम का संबंध जो है ऊर्जा संरक्षण से है, याद रखिएगा। ऐसे लेंज का नियम भी जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहां पे 17 नंबर सवाल को देखिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, मैंने ऊपर बताया था कि ऐसे प्रश्न आते हैं और आप गलती कर देते हो कि भैया 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है। 70 तक बने रहिएगा, लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आप करेक्ट कर पा रहे हो। विद्युत शक्ति के लिए कौन सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति
शक्ति के लिए बताइएगा तो विद्युत शक्ति के लिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से आता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाता है। उसके बाद 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है। उसके बाद 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाता है। ये सब आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। मैंने ट्रिक बताया था, बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए भैया, जीबी के लिए रोएगी। और आप जब अच्छे पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो भैया रोएगी ही ना। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। किनके लिए, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो, ग्रीन और ये ब्लू हो जाएगा। तो नीला, ब्लू मतलब नीला, तो ये वाला ब्लू है ना, तो 6 लगाएंगे हम लोग, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आया, ये ट्रिक को रट लो, 2 ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्जाम में तो बना के आओगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब। और एक बात बताऊं, 2022 में तो यहां से 3-4 प्रश्न आए थे, क्योंकि 2 का जो है ना सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का पूछ लिया था कि नीला और पीला, ऐसे कुछ पूछा था कि इसका कलर कोड क्या होगा। देख रहे हो, आसान प्रश्न है मेरे भाई। चलो बताओ कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। चलिए यहां पे देखिए, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है मेरे भाई। किरचॉफ का जो नियम है यह किसका परिणाम है, तो यह बताइएगा विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बताइएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। यहां पे है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के, यानी कि द एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बताइएगा क्या हो जाएगा 22 का, फटाफट से बताओ तो। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आप बता रहे हो वर्ग के समानुपाती होता है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा क्या हो जाएगा। उत्पन्न उष्मा इसका 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि एम्पियर घंटा का मात्रक क्या हो जाएगा। एम्पियर घंटा का मात्रक बताइएगा। तो एम्पियर घंटा का मात्रक भैया यहाँ पे देखो, आवेश का मात्रक है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऐसे आवेश का एक और मात्रक होता आईटी, आपने पढ़ा होगा भैया। एक मात्रक कूलम, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है, V²/R। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल मेरे भाई, शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे अब डेली तैयार रहिएगा, क्योंकि एकदम लाते हैं धुरंधर क्लास आपके लिए और मजा आ जाता है। आपको प्रैक्टिस सेट लगा के खुद पर भरोसा होता है कि हाँ भैया इतना तैयारी तो हो चुका है। देखो, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो वो हो जाता है 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है, एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा। यहां पे स्थिर आवेश नहीं है, चलायमान आवेश है, गतिशील आवेश है। तो आप बता के चलिएगा भैया यहां पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ये केवल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, या फिर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो आप बताओगे एक समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। चलिएगा यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, क्या पूछा जा रहा है बताइएगा। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो क्या होगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसमें, किसी भी LCR परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है मेरे भाई वो किसमें होता है बताइएगा। तो ये होता है प्रतिरोधक में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को लाइक वाइक कर दो जी, जल्दी से क्लास को लाइक कर लो। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ना जल्दी से। देखो, किसी प्रेरणिक परिपथ का समय नियतांक क्या होता है, तो आप बताओगे समय नियतांक जो होता है ना भैया वो L/R होता है। क्या होता है, L/R। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को
देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो भैया एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चा पार्टी याद रखिएगा, आंसर को तो लगाते चलना है सभी को। देखो यहां पे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? तो संवेग के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? वो होता है भैया बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? आपने पढ़ा है कि म्यू बराबर भैया आई गुना में ए होता है। तो अगर मैं निकालूं आई धारा का एंपियर हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक एंपियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला नंबर सवाल है कि चुंबकन का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकन का जो एसआई मात्रक होता है आप क्या बताओगे भैया? एंपियर मीटर इनवर्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गैडोलीनियम एक प्रकार का क्या है? बताइएगा। गैडोलीनियम जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा आए, कोबाल्ट आए, उसके बाद निकेल आए, ये भी तो लोह चुंबकीय है। याद रख लो, यहां से ये आया है, उसके बाद ये आया है, ये दो आ गया है। कहीं कोबाल्ट पूछ देगा तो लगा देना कि भैया लोह चुंबकीय है। चलिए अगला यहां पे प्रश्न क्या है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त? यहां पे वास्तु लिखा गया भैया, वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये वाला करेक्ट आंसर नरम लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है आपके सामने? आपके सामने तो नॉर्मल सा प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है? ये वाला बात बहुत बार आया है कि भैया वो प्रति चुंबकीय होता है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं कि द्रव और गैस क्या होता है? द्रव और गैस जो होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किसी स्थान पर आभासी नमन हमेशा यथार्थ नमन से क्या होता है? क्या होता है मेरे भाई? तो अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? जल्दी से आप लोग बता दो क्या हो जाएगा? तो ये बताओगे आवेश की त्वरित गति के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखो हम पूछ रहा है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये निर्भर नहीं करती है तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। अच्छा बताइएगा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होते हैं मेरे भाई? अनुदैर्ध्य होती है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बताइएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणामों के बीच संबंध क्या होता है? आप पढ़े हो कि C बराबर क्या होता है? E बटा में B फॉर्मूला होता है। हमें भैया बताना है संबंध, तो जल्दी से बता दो। E बराबर क्या होगा? E बराबर C इंटू में B हो जाएगा। बता दो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 45 नंबर सवाल में आपने बताया भैया E बराबर C इंटू B हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या है? तो ये ट्रांसमिशन लाइन है और वेव गाइड, ये दोनों है, ए और बी दोनों, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल ये पूछ रहा है कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घट जाएगा। इसका मतलब है कि 47 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 2 डायोप्टर है और माइनस का 3 डायोप्टर है, 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की क्षमता क्या होगी? एक को आप जानते हो कि P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला होता है, ये जानते हो आप लोग। अब देखो P1 हमारा 2 डायोप्टर है तो 2 कर दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। यहाँ पे P2 माइनस का 3.5 है तो माइनस का 3.5 कर दो, ऐसे कर दो। 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा।
ये वाला ज्यादा है तो 1.5 वो भी माइनस में बचेगा। तो भैया बताइएगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है। अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी जो क्षमता है ना वो घट जाती है। 49 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। निकट दृष्टि दोष वाली आंखें स्पष्ट रूप यहाँ पे स्पष्ट देखने के लिए किसका व्यवहार करती है। तो वे व्यवहार करती है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है। माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम क्या हो मेरे भाई। तो माध्यम कोई पारदर्शी माध्यम हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो मेरे भाई, क्लास को लाइक वाइक करते चलिएगा सभी साथी। देखो प्रकाश स्रोत के आकार के अनुसार तरंगाग्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तरंगाग्र 2 प्रकार के होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। बताइएगा। एक 3 प्रकार के होते हैं तरंगाग्र। एक होता है गोलाकार, बेलनाकार और ये कैसा होता है बताइएगा एक बार जल्दी से आप लोग बता दो मेरे प्यारे भाई। परवलय होता है ना, ऐसे करके 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है, गोलीय, बेलनाकार और परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला नंबर सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ये पूछ रहा है कि प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग मानने से निम्नलिखित में कौन सी घटना की व्याख्या नहीं हो पाती है। तो क्या बताओगे यहाँ पे, ध्रुवण की। चलो बहुत अच्छे, ध्रुवण मेरे भाई पोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो है मिनट में कितनी होगी मेरे भाई बताइएगा। तो वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल डिग्री वाला में 1/60 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम का कार्यफलन कितना होता है। पोटेशियम का कार्यफलन बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मैंने क्या बताया था, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल होता है। आप हमें बता के चलो क्या हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लेजर का आविष्कार कब किया गया था। तो लेजर का आविष्कार थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि कैथोड किरणें क्या है। तो कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखा गया है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी तो है। यहाँ पे क्या बताओगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग में आएगा, धनाविष्ट कण होगा, अनाविष्ट यहाँ पे ऋणाविष्ट कण हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणाविष्ट होता है। तो और ये इलेक्ट्रॉनों का समूह है, इलेक्ट्रॉन ऋणाविष्ट होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे छुपा हुआ है, डी ऑप्शन लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा। ई बराबर आपने पढ़ा एच न्यू होता है। एच क्या होगा, ई बटा में भी हो जाएगा। अब देखो जूल लगाओगे इसका और आवृत्ति का सेकंड इनवर्स इसको ऊपर करोगे तो जूल सेकंड बचेगा। कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को बताएंगे मेरे प्यारे भाई क्या कहा जाता है। तो फोटोन कहा जाता है। इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न यहाँ पे है रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी हुई है किनसे। रेडियो एक्टिविटी की घटना जो जुड़ी हुई है वो है न्यूक्लियस के क्षय से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। पूछेगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। आप कहोगे यहाँ पे नाभिकीय संलयन पर। यहाँ पे अगर परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं। एन टाइप का है तो एन का क्या होता है बताओ। पी टाइप का तो होल होता है, एन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि अर्धचालक है ना। चलिए यहां पे प्रश्न क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जंक्शन डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई, ये 2 डायोड की आवश्यकता होती है।
चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है, एंड और नोट के मिलने से, देखो एंड गेट है और इसमें नोट मिलाएंगे तो नेंड बन जाएगा। इसी तरह और गेट है, इसमें अगर हम नोट मिला दे तो ये नोर गेट बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एंड के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर में y होता है, जबकि नेंड के लिए a इंटू बी बराबर y तो होगा, लेकिन ऊपर में ऐसे बार लग जाएगा। नोट यहाँ पे और गेट के लिए क्या होता है, और में जोड़ याद रख लो, a प्लस बी बराबर y होता है, लेकिन नोड के लिए जैसे आएगा तो a प्लस बी बराबर y तो होगा, लेकिन ऊपर में बार लग जाएगा। ये वाला बात याद रखिएगा। नोट के लिए a है तो बराबर में a नोट ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है वह कौन सा हो जाएगा, वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि प्रकाश तरंग संचार आधारित है, प्रकाश तरंग संचार आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। और यहाँ पे 70 नंबर सवाल आ चुका है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग। 25 का निकालने आता तो है, ऐसे कर लो ना, 12 दूना के 24 शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 छा के 12 शेष यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, फिर 2 से लगाओगे यहाँ पे 6 दूना 12 शेष 0 बचेगा, फिर 2 से लगाओ 2 तिहाई 6 शेष 0 बचेगा, फिर 2 से लगाओ 2 एकम 2 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो आप ऐसे भैया 2 से लगा हुआ है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचेगा। तो आप ऐसे करोगे भैया 1 1 1, जो देखो 2 एकम 2 और 1, तो यहाँ पे शेष लिखना पड़ेगा, तो 1 1 0 0 1 होता है ना, बता दो कौन सा हो जाएगा, 1 1 0 0 1 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं हो गया गलती क्या, चलो ऐसे करके निकाल लो ना आप लोग जल्दी से। 2 से लगाओगे 12 दूना 24 हुआ, शेष कितना बचा, 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 छा के 12 हुआ, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0। फिर आप करो, फिर 2 से लगाओ, 2 तिहाई 6 शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा, तो 1 1 0 0 1 ऐसे करके होगा। नीचे से ऊपर हमें लिखना होता है, तो 1 1 0 0 1 ऐसे करके, द्विआधारी है तो 2 लगा दो, 1 1 0 0 1 करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 15 का क्या होगा। ये 15 का आप लोग निकाल लीजिएगा कॉपी में और कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने साथी तेज बच्चे हैं जो इसका आंसर कमेंट करके बताते हैं। ऐसे आप भैया नीचे में 2 कैसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ऐसा तो नहीं होगा, बस ये लिख देना, ये जो आता है ना बस ये लिख देना, हम समझ लेंगे मेरे भाई। कमेंट आज सबका देखेंगे कि कितने साथी इसको बनाकर भेजते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। और अगर नोट्स परचेज करना चाहते हो तो नीचे लिखा हुआ होगा और यहाँ पे कोना में, यहाँ पे इधर देखिएगा नंबर लिखा हुआ होगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में मेरे भाई।